बॉल्टीमोर में एक शख्स जिसका नाम था जोसेफ रॉय मैथानी, जो मैथानी आमतौर पर उसके दोस्त और तमाम लोग बुलाते थे उसे। तो साउथ बॉल्टीमोर में वो पैदा हुआ। पिता को शराब पीने की लत थी, घर का ख्याल नहीं रखते थे, और मैथानी 6 भाई टोटल। माँ जो है वो बेचारी इधर उधर काम करके घर का गुजारा करती, सारे बच्चों को पालती। धीरे धीरे वक्त बीता। जब जो मैथानी 18 साल का हुआ तब वो 1973 में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी उसने ज्वाइन की और फिर यूएस आर्मी फोर्स का हिस्सा बना। वो जर्मनी भी गया और जर्मनी जाने के बाद फिर वो वियतनाम गया। वियतनाम वॉर में अमेरिका के लाखों सैनिक भेजे गए थे, तो उनमें से एक मैथानी भी था। वियतनाम जाने के बाद मैथानी की ज़िंदगी पलट जाती है। वो वहाँ से फिर वापस आता है, आर्मी छोड़ देता है, लेकिन वापसी आते आते वो ड्रग्स एडिक्ट हो चुका था। वियतनाम में जाकर उसको हीरोइन लेने की आदत हो गई और वो ड्रग्स लेने लगा। अब यहाँ आके फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने लगी। उसने लोगों से झूठ बोला, मेरी माँ मर गई है, वो इधर उधर भटकता है। फिर उसने कहीं ट्रक ड्राइवर की नौकरी की और अलग रहने लगा, लेकिन नशे का आदी हो चुका था और ड्रग्स एडिक्ट लोगों के साथ उसकी दोस्ती थी। इसी दौरान उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हुआ, दोनों साथ रहने लगे लिव इन में। फिर उनका एक बेटा हुआ 6 साल का। 6 साल का जब बेटा हुआ, इसके बाद एक रोज़ मैथानी की वो गर्लफ्रेंड और उसके बेटे की माँ, ये ड्यूटी पे था, ट्रक लेकर किसी दूसरे शहर में गया हुआ था। जब वापस घर आता है तो देखता है कि माँ और बेटे दोनों गायब हैं। उसे लगता कहीं आसपास होंगे, लेकिन वो ढूंढता कहीं नहीं मिलते। 1, 2, 3, 4 दिन गुजर जाते हैं, दोनों नहीं लौटते। फिर इसे एहसास हो जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिच किया और अपने बेटे को लेकर कहीं चली गई। अब कहानी ये थी कि इस गर्लफ्रेंड के साथ भी मैथानी की दोस्ती इसलिए हुई थी क्योंकि ये भी एक ड्रग एडिक्ट थी, ड्रग्स लेती थी और उसके सारे सर्कल के बारे में इसे पता था। तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बेटे को लेकर भाग गई, और गुस्से में जब उसे लगा कि अब वो वापस नहीं आ रही है तो उसने ढूंढना शुरू किया। और उसने ढूंढना शुरू किया उन्हीं बदनाम गलियों और बस्तियों में। वो उन लोगों को जानता था जिनके साथ उसकी गर्लफ्रेंड ड्रग्स लिया करती थी। वो उनकी तलाश में भी इधर उधर भटका, रेड लाइट एरिया में गया, क्योंकि बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त थी, लेकिन कहीं कोई मिला नहीं। फिर एक रोज़ ढूंढते ढूंढते उसको एक पुल के नीचे सन्नाटे में रात को उसकी गर्लफ्रेंड के 2 दोस्त मिले। उसे मालूम था कि वो कहाँ ड्रग्स लेती है, तो उस पुल के नीचे दोनों ड्रग्स ले रहे थे। जो मैथानी पहुँचता है, उन दोनों को देखता है और इसके बाद एक हथौड़े से उन दोनों पे वार करके दोनों का कत्ल कर देता है। उसे इस बात की खुन्नस थी, इस बात का गुस्सा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ा, उसके बेटे को लेके भाग गई और ये उसके दोस्त थे, तो वो दुश्मनी उसके दोस्तों तक भी जा पहुंची। उसने उन दोनों को मारा और इत्तेफाक से जब उन दोनों को मारा तो वहाँ पे एक मछुआरा था, फिशरमैन। वो गलत वक्त पे गलत जगह पहुंच गया था और उसने ये दोनों कत्ल अपनी आंखों से देख लिया। अब जो मैथानी की लिस्ट में उसका कत्ल करना नहीं था, लेकिन वो एक विटनेस बन चुका था, एक चश्मदीद था। उसे लगा कि अगर इसने गवाही दी तो वो पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, पुलिस ले जाएगी। तो उसने अब उस मछुआरे का भी कत्ल कर दिया उसी हथौड़े से। जो करीब 6 फीट 1 इंच उसकी हाइट थी, कहते 500 पाउंड उसका वेट था, बहुत ही भारी भरकम लहीम शहीम शख्स था। तब उसने एक ही रात में 3 कत्ल कर दिए। अब कत्ल करने के बाद उसे एहसास हुआ कि क्या करे, पुलिस पकड़ न ले। तो पास में ही नदी थी और उसने उन तीनों लाशों को ले जाकर बारी बारी से नदी के अंदर ऐसे डाला और फिर चूंकि वो बहुत भारी भरकम था, उसने बड़े बड़े पत्थर उठाए और उन लाशों के ऊपर रख दिया ताकि लाश तैर कर इधर उधर न जाए और किसी के हाथ न लगे, तो पानी के अंदर ही वो लाश दबी रहे। बात आई गई होगी, उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। लेकिन इसके बाद पुलिस, अब इन तीनों की मिसिंग की बात होती है और उनमें से 2 लाशें किसी तरह पत्थर खिसकती है और वो मिल जाती है। अब जब तफ्तीश होती है तो कुछ विटनेस बताते हैं कि फलाने उस रात को उन्होंने जो मैथानी को मौका वारदात पे देखा था। पुलिस मैथानी तक पहुंचती है और मैथानी को गिरफ्तार कर लेती है उन 2 कत्ल के इल्ज़ाम में। अभी तक मछुआरे की लाश मिली नहीं, इसलिए उस कत्ल की कोई गिनती नहीं थी।
अब इसके बाद मैथानी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, ट्रायल शुरू होता है, लेकिन सबूत कुछ नहीं था। लाश मिली, लेकिन कत्ल कैसे किया, क्यों किया, वो हथौड़ी भी नहीं मिली। फिर पुलिस ने अपने ट्रायल में ये भी हुआ कि मछुआरे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, तो पहले ये था कि 2 कत्ल हुआ तो तीसरा भी होगा। पुलिस गिनती गलत कर रही थी, कह रही नहीं, इसने देखा लाश 2 मिली, उसने कहा 2 ही हुआ है, और शक था 3 का। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो ट्रायल में जो मैथानी के सपोर्ट में चली गई। और अदालत ने मुकदमा जब हुआ, ट्रायल शुरू हुआ, 1.5 साल तब तक बीत गए थे। 1.5 साल तक जो मैथानी जेल में था। 1.5 साल के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में जो मैथानी को बरी कर दिया, और उसने कहा कि चूंकि जहाँ पे मामला 2 से 3 कत्ल का है, तीसरी लाश नहीं मिली है, तो इसलिए, और डायरेक्ट लिंक नहीं जुड़ रहा है, तब जो मैथानी आज़ाद हो जाता है। लेकिन 1.5 साल जेल में रहा था। आज़ाद होने के बाद अब उसके दिमाग में एक बात आती है। उसे लगता है कि अगर कत्ल किया जाए और लाश न मिले तो फिर पुलिस गुनहगार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि बिना लाश के उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। लाश ज़रूरी चीज़ है कत्ल का मुकदमा चलाने के लिए। और ये बात उसे उस मछुआरे की लाश से एहसास हुआ जो उसने दबाया था, और वो लाश कभी मिली नहीं। गुस्सा अब भी था। 1.5 साल जेल में उसके और गुस्से को बढ़ा दिया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका 6 साल का बेटा चला गया था, और उसे लगा कि ये सारे जितने भी ड्रग्स एडिक्ट्स हैं, ये प्रोस्टिट्यूट हैं, इन सब का कहीं ना कहीं रोल है उसकी गर्लफ्रेंड को भगाने में, ले जाने में। उसे ये भी था कि वो कहीं और चली गई है और इसी किसी धंधे में जुड़ी भी होगी। तो 1.5 साल की कैद, 1.5 साल के बाद 3 कत्ल के बाद रिहाई। अब उसके दिमाग में ये आया कि ये काम आसान है और पुलिस को गुमराह किया जा सकता है, बट शर्त यह है कि लाश बरामद ना हो। इसके बाद फिर ये बाहर आता है। बदला लेना था इसे अपनी गर्लफ्रेंड की गुमशुदगी का, जो उसे छोड़कर गई थी। अब ये फिर ऐसे ही ड्रग्स एडिक्ट्स इलाके में, रेड लाइट इलाके में जहाँ प्रोस्टिट्यूट रहती हैं, ये घूमता। जेल से आने के बाद कुछ दिन शांत रहा। फिर अब इसने कहा कि लाश को गायब करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। उसके बाद इसने तरीका लगाया दिमाग। ये प्रोस्टिट्यूट को अपने घर बुलाता, उन लोगों को जिनका कहीं ना कहीं इसकी उस फरार गर्लफ्रेंड के साथ कभी दोस्ती या रिश्ता रहा, ये जानती हूँ। घर बुलाता, घर बुलाने के बाद बड़ी बेदर्दी से उनका कत्ल किया। पहली बार जब वो जेल से आया, कत्ल करने के बाद ये 1-2 दिन आराम से रहा। फिर इसने कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े किए, और उस टुकड़े के वो हिस्से जो उसे लगता था कि किसी को खिलाया जा सकता है, वो उसने सहेज कर रख लिए, और बाकी को आसपास कहीं ले जाकर दफना देता अलग अलग, ताकि कभी पता ही नहीं चले ये है क्या। अब जब इसने पहला किया, उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, फिर इसे लगा कि अब आगे क्या करें। नौकरी कभी कभी ये कर रहा था, ट्रक ड्राइवर था, लेकिन छोड़ रहा था। तो इसने वहीं मैरीलैंड में, बॉल्टीमोर के जो सारे ये निचला इलाका था, जहाँ पे सारे ड्रग एडिक्ट और क्रिमिनल टाइप ये सारे लोग आते थे, उसने सड़क किनारे एक बारबेक्यू खोल लिया, एक दुकान खोल ली, जहाँ पे ये बर्गर बेचता, जहाँ पे ये अलग अलग मीट बेचता। और ये इसके दिमाग की उपज थी कि उसको करना क्या। इसके बाद ये पोर्क या बीफ लाता, आमतौर पे वहाँ है, लोग बारबेक्यू में सब खाते हैं, तो जो मीट के स्लाइस होते हैं वो सारे डालता, और हर बर्गर में एक टुकड़ा इंसानी मांस का भी डाल देता, और वो बेचता। अब उसके ख़रीदार में ज़्यादातर वहाँ से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर, नशेड़ी, जो ड्रग एडिक्ट या रेड लाइट एरिया में काम करने वाले लोग। अब इसका ये बारबेक्यू चल पड़ा। कभी किसी ने शिकायत ही नहीं की इसके इस बर्गर को या उसके अंदर के मांस को लेकर, और ये धड़ल्ले से बेचता रहा। बल्कि कुछ ग्राहक ऐसे आने लगे जो उन्होंने कहा यार वो स्पेशल बर्गर आप खिलाओ, और वो असल में पोक या बीफ के साथ एक टुकड़ा इंसानी मांस का होता था, और वो खिलाता था, और कभी किसी ने फ़र्क पकड़ा ही नहीं। तो ये बारबेक्यू चलता रहा। इसके बाद जैसे ही इसके पास स्टॉक खत्म होता है इंसानी मांस का, ये फिर किसी को अपने घर बुलाता, प्रोस्टिट्यूट को, और फिर उसका कत्ल करता, फिर लाश के टुकड़े करता,
जो संभाल कर रखे जाते थे वो उन मांस को टुकड़ों को अलग से काट कर रखता, बाकी को दफना देता और इसी बारबेक्यू में जाकर फिर उन्हें बेचना शुरू कर देता। लोग खाते रहे, ये सिलसिला चलता रहा। एक बार ऐसे ही किसने प्रोस्टिट्यूट को फिर बुलाया और अब तक साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। घर पे बुलाया, सेम वही करना था, उसको कत्ल करना था, फिर उसके मांस के टुकड़े करने थे, फिर उसको बारबेक्यू में ले जाके बेचना था। लेकिन इत्तेफाक से जब वो घर पहुंची, वो लेडी जो लाश थी, तो उसे कुछ डाउट हुआ। उसने घर की सारी जो चीज़ें देखी और बाकी, तो उसे लगा कि कुछ, उसका सिक्स सेंस ने कहा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। और उसने कुछ इस तरीके की बातें की थी कि उसे डर लग गया कि ये शायद उसे मार ना दे। और वैसे भी कई प्रोस्टिट्यूट इस दौरान में गायब हो गई थी, तो ये किस्सा उस तक भी पहुंचा था। अब उसे लगा कि कहीं उस गायब होने में इसका तो हाथ नहीं है, तो वो घबरा गई। लेकिन किसी तरीके से उसने खुद पे कंट्रोल रखा। जो मैथानी को धोखा दिया, बोली 1 सेकंड, और फिर वो घर से अपनी जान बचाकर निकल भागी। भागने के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है। पुलिस स्टेशन जाकर वो कहती है कि मेरी अभी जान जा सकती थी, एक शख्स ने अपने घर पे बुलाया क्लाइंट के तौर पे मुझे, लेकिन वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि वो शायद मेरी जान लेता और बहुत सारी हमारी प्रोस्टिट्यूट जो साथी हैं वो गायब हैं, तो हमें डर, मतलब मुझे शक है कि शायद इसी ने गायब किया हो। ये सुनकर पुलिस उसके घर पहुँचती है। जो मैथानी वहीं था पकड़ा जाता है। घर से एक हथौड़ा बरामद होता है जिस पे खून लगा हुआ था, और फिर बस यही सारी चीज़ें होती और अभी तक पुलिस को कोई कहानी नहीं मालूम। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले आती है। गिरफ्तार करके जब लाती है तो फिर पुलिस को पुरानी फाइल खुलती है। जब इसको 1.5 साल की सज़ा हुई थी, और वो बात थी 1978-9 की, बल्कि 1989-90 की। अब ये 96 का दौर चल रहा था, तो 96 में गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद अब पुलिस उससे पूछती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को पहले तो ये लगा कि एक 6 फीट से लंबा आदमी, 500 पाउंड से ज़्यादा का वज़न, उस पर काबू पाने में मुश्किल आएगी। लेकिन उसने बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के अपने आप को हवाले कर दिया। अब उसके ऊपर ट्रायल चलता है कि तुम बताओ। वो कन्फेस करता है कि मैंने 10 कत्ल किए। अब पुलिस ये सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि वो गई थी कि शायद अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी केसेस के सिलसिले में। फाइल खोलती है तो पता चलता है कि इस पर 2 कत्ल का मुकदमा था, लेकिन 1.5 साल के बाद ये अदालत ने बरी कर दिया। तो बताता है कहानी। कहता जब मेरी गर्लफ्रेंड, जो मेरे बेटे की माँ थी, जब मुझे छोड़कर भागी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मुझे मालूम था उसका सर्किल जो है वो ड्रग एडिक्ट्स और जो रेड लाइट एरिया वहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये लोग जिम्मेदार हैं, और इसीलिए फिर मैंने मारना शुरू किया। लेकिन जब पहला कत्ल 2 किया था मैंने एक मछुआरे के साथ, तो उसमें लाश की बरामदगी जब नहीं हुई तो मुझे लगा कि अगर लाश न मिले तो क्राइम को छुपाया जा सकता है, और बस इसीलिए फिर मुझे लगा कि लाश को कैसे छुपाएं। तो उसने कहा कि मैंने बारबेक्यू जब खोला था तो उसी वक्त ये आइडिया आया था कि यहाँ पे पोर्क और बीफ लोग बहुत खाते हैं बर्गर के साथ, तो क्या अगर उसमें इंसानी मांस के टुकड़े को डाल के खिलाया जाए तो पकड़ में आएगा। हालांकि पुलिस पे लेके यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पर उसने खुद एक जगह पे कहा था कि पोर्क या बीफ का जो टेस्ट होता है, इंसानी मांस का टेस्ट उससे बिल्कुल अलग नहीं था, मतलब उसको आप कोई पकड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे पुलिस को ये भी था कि शायद उसने खुद टेस्ट किया था। बट वो हंसता था कि मैंने करीब 1-1.5-2 साल तक लोगों को बारबेक्यू में अपने ये खिलाया बर्गर। एक भी ग्राहक ने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि आपका मीट या मांस अलग तरह का है, इनका टेस्ट अलग है। बोला किसी को पता ही नहीं चला, ना कोई पकड़ पाया। फिर उसने सारी कहानी बताई। उसने कहा मैंने 1-2 नहीं बल्कि 10 कत्ल किए हैं। फिर उसने शुरुआत की उस जिसमें वो बरी हो गया उसकी भी कहानी बताई, और उसने बताया फिर कि मैं और भी करता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। बाकायदा जब उससे कहा गया कि तुम अगर जिन लोगों को मारा उनकी फैमिली से माफ़ी मांगो, शायद तुम्हारी सज़ा कम हो जाए, उसने कहा कि मैं किसी की फैमिली से माफ़ी मांगूंगा तो ये झूठ होगा। उसका पूरा बयान है कि मैं शायद झूठ बोलूँगा, क्योंकि मैं दिल से माफ़ी नहीं मांगूंगा, और मैं माफ़ी इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत काम किया। ऊपर वाले ने शायद मुझे इसी काम के लिए नीचे भेजा और मैंने वो अपना काम किया। तो मैं कोई अपने आप को न गुनहगार मानता हूँ, न मुझे कहीं गिल्टी फील है, और इसलिए मैं किसी भी विक्टिम की फैमिली से माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसके इकरार जुर्म
और फिर ये कि मैं ये सारी चीज़ें मैंने मर्जी से की है और मैं आगे भी करूँगा अगर मुझे मौका मिला। फिर अदालत ने आखिरकार इसको सज़ा सुनाई, डेथ पेनल्टी दी गई, लेकिन सारे जो सबूत निकाले गए सिर्फ 2 कत्ल के मिले, जबकि इसने एक्सेप्ट किया था 10 कत्ल। उन सारे के सबूत नहीं जोड़ पाए, लेकिन 2 कत्ल के लिए कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा दी, डेथ पेनल्टी दी। लेकिन फिर 2000 आते आते इसकी इस सज़ाए मौत को 2 उम्र कैद में बदल दिया गया, 2 लाइफ इम्प्रिजमेंट, और इस शर्त के साथ कि इस दोनों लाइफ इम्प्रिजमेंट के दौरान में इसको कोई पेरोल नहीं मिलेगा, यानी ये जब तक जिंदा है जेल के बाहर नहीं आएगा। तो पहले डेथ पेनल्टी दी गई, लेकिन 2000 में फिर उसको 2 उम्र कैद में बदल दी गई। और ये उसके बाद से ही 96 से लेकर अगले 21 साल तक 2017 तक जेल में रहा। 2017 में 5 अगस्त को जब इसकी उम्र 62 साल थी जो मैथानी की, तो उसी बाल्टीमोर के जेल में एक रोज़ इसकी सुबह लाश मिलती है। उसकी इंक्वायरी हुई, पहले ये था कि किसी ने मार डाला है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो अपने आप उसकी मौत हुई थी। तो 5 अगस्त 2017 को इसकी मौत हो गई 64 साल की उम्र में। ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा सीरियल किलर था जिसने लाश छुपाने का जो तरीका ढूंढा वो अपने आप में सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा खौफनाक था। बल्कि इसी ने, जब इसकी पूरी बातचीत हुई तो इसने खुद कहा, ये किसी और के लिखे हुए नहीं है, इसने जब अपना स्टेटमेंट दे रहा था पुलिस को और जब उसने अपने जुर्म की कहानी सुनानी शुरू की तो एक जगह वो स्टेटमेंट कोट किया हुआ है जो कई न्यूज़पेपर में छपा था। ख़ासतौर पर जब इसकी 2017 में मौत हुई तो बाल्टीमोर के न्यूज़पेपर में ये छपा था, ये कहानी थी। उसने कहा कि अगर आप कभी किसी सड़क से गुजर रहे हो और रास्ते में कहीं कोई बारबेक्यू मिल जाए जिसे आप न जानते हो कि वो कौन है, क्या बेचता है, कैसा बेचता है, तो सोच समझ कर खाइएगा, क्योंकि क्या पता उस बर्गर में आप इंसानी मीट खा रहे हो। ये इसी जो मैथानी की लाइन थी इंट्रोगेशन के दौरान। और उसने कहा, ये लाइन इसलिए, उसने कहा कि मैंने इतने टाइम तक बारबेक्यू चलाया, बेचा, लोगों ने खाया, बट कभी किसी को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। तो ये थी कहानी उस सीरियल किलर की जिसने इंसानी लाश को छुपाने के लिए बाकायदा बारबेक्यू की दुकान खोल ली थी।